Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ए सेल्फ मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल के बेस पर हमने ये चीज़ देखी थी कि कम्युनिकेशन हमें किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से ऑपरेटिंग करनी चाहिए, या कम्युनिकेशन का हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या क्या वेरियस वगैरह होते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम उसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड पार्ट, हमारा सेकंड यूनिट यूज़ में आ रही है, दैट इज ए सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में सेल्फ मैनेजमेंट को मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि आपको जानना होगा कि मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि इन बुक को, या इस सेकेंड बुक जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इस बुक को हमारे सिलेबस में डालने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आज आईटी एक टेक्नोलॉजी टाइम है। आज आईटी के थ्रू पर्सन्स बड़ी बड़ी एमएनसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क करता है, और वर्किंग के बेस पर वो आउटसोर्सिंग बेस पर वर्क करता है। तो आज एब्रोड या फॉरेन कंट्रीज़ में जो पर्सन्स रहते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग या उनका नेचर डिफरेंट होता है। बट अगर हम उनसे रफली बात करते हैं तो हम उनसे कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे या उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आज जब आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने एटीट्यूड को इंक्रीज़ करना है, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर को इसमें ऐड किया हुआ है। उसी चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन स्किल देखा। अब कम्युनिकेशन स्किल के बाद हमारा सेकेंड यूनिट यूज़ में आ रहा है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट का अगर मैं ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊँ, तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी भी टाइप के टास्क को कंप्लीट करता है, तो उस टास्क को कंप्लीट करने पर उसमें इंटरनली कितनी पावर है, या वो किस तरह से डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को मैनेज कर सकता है और उसे एक्सेस कर सकता है। तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आज मार्केट में या पर्टिकुलर पर्सन्स के माइंड में बहुत स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के बेस पर वो कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो प्रॉपरली वर्क को कैसे मैनेज करना है, प्रॉपरली वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए चैप्टर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन केस में मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। इवन एज ए स्टूडेंट यू गेट स्ट्रेस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। स्ट्रेस कैन बी बाई प्रोडक्ट ऑफ द वे बाई रिएक्ट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। कि आज का जो टाइम है, उस टाइम में एक छोटा सा बच्चा है या बड़ा सा एक बूढ़ा आदमी है, तो हर आदमी कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली एक स्ट्रेस मोड में चलता है। आज उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, क्योंकि पहले के जो बच्चे होते थे वो फ्री माइंडेड होते थे, कोई उनका वर्कलोड नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, पर्सन्स के ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं था, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो नीड है या नीड वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाती थी और लिमिटेड वे में चलते थे। बट आज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे पर्सन्स की मेंटलिटी जो नीड है या जनरली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और जैसे जैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे उसका माइंड का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसी स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से उससे प्रोसेस कर सकते हैं, उन चीज़ों समझाने के लिए चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्ट्रेस जो होता है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हो सकता है। टू चेंज इवेंट्स एंड सिचुएशन इन द पीपल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इज डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट रीजन्स। सम गेट ओवर टाइम इन द सर्टेन सिचुएशन वेयर सम माइट गो गाइड थ्रू इजीली विदाउट गेटिंग स्ट्रेस इन द सेम सिचुएशन। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं चलो ठीक है स्ट्रेस के साथ में रहना है तो उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट फेस द इंटेंस कॉम्पिटिटिव फॉर सेलेक्टिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर स्टडीज एंड एक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग प्लान फॉर देयर फ्यूचर। कि जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो बच्चे इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्या कर सकते हैं, क्या करें, कंपटीशन का टाइम है, फर्स्ट हमें आना है, घर वालों का बर्डन है, पेरेंट्स का बर्डन है। तो उन चीज़ों की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाते हैं और उनका माइंड एक स्ट्रेस मोड में चले जाता है, और कई बार इसी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक केसेस में भी फंस जाते हैं।
A research study in New York found that much of high school students stress originates from the school and activities, and we can experience stress when we feel threatened and when we feel that we don't have the resource to deal with the challenging situation. In short, we experience stress when we feel out of control. कि जनरली न्यूयॉर्क में इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि आखिर लोगों में इस तरह का स्ट्रेस क्यों है। तो इस स्ट्रेस का मेन रीज़न ये है कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हर पर्सन ही चाहता है कि मैं अगले पर्सन से आगे निकलूं, मेरे पास सब चीज़ें होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। इन फैसिलिटीज़ को गैद करने के लिए, उन फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए वो कई तरह के वर्क करता है, और वर्क करने पर वो और बर्डन हो जाता है, और ओवर बर्डन होने के केस में कई बार चीज़ें जब उसे नहीं मिलती है तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में फंस जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारे माइंड को एक डिस्टर्बेंस मोड में डिफाइन करता है, इसलिए हमें स्ट्रेस से बच के रहना चाहिए। जनरली जो पर्सन्स वर्क करते हैं तो स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और कई सारे रीजन से स्ट्रेस हमारे माइंड में इफ़ेक्ट करता है। कुछ स्ट्रेस है स्कूल का स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस है, ट्रांजिशंस या चेंजिंग स्कूल्स का स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस का, बॉडी इमेजेस का, होमवर्क का, सोशल चैलेंजेस का, रिलेशनशिप का, एक्सपेक्टेशन का, वेट इश्यूज़ का, एक्सेट्रा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आज अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है तो उसे वो कई लोगों के सामने जाने में पसंद नहीं आता, तो वो स्ट्रेस में पड़ जाता है कि मैं अपने आप को स्लिम कैसे करूं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्लिम है तो वो कहता है कि भैया मैं मोटा कैसे हूं, मेरे हेल्दी नहीं है, मेरी हेल्थ नहीं है, मैं ड्रेसअप पहनता हूं तो मेरे अच्छा नहीं लगता। कई सारी गर्ल्स वगैरह ये सोचती है कि मेरा फेस वगैरह इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, तो फेस वगैरह को लेकर स्ट्रेस में है। कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं कुछ करता हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आता है, और कई लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस हैं। तो आज वर्ल्ड में हर पर्सन कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस मोड में चल रहा है। तो इस स्ट्रेस को हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये स्ट्रेस को हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए चैप्टर में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शंस में हमारा सबसे पहला सेशन यूज़ में आता है। उस सेशन को कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आखिर हम स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं और स्ट्रेस होता क्या है। Here arise a need to understand the what is stress management, why is important, कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इन सिंपल वर्ड, स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग चेंजेस ऑफ योर लाइफ, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड रिलैक्सेशन एंड मैनेजिंग योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस सक्सेसफुल सिचुएशन व्हेन दे डू अकर। कि जनरली स्ट्रेस का मतलब होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं कई बार टेंशन, जस्ट लाइक स्ट्रेस को हम टेंशन कहते हैं, ये चिंता, जो हिंदी में कहते हैं चिंता, तो मैं चिंता में पड़ जाता हूँ, मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे लिए क्या होती है, स्ट्रेस होती है। वाई इज़ स्ट्रेस इम्पोर्टेंट, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या चीज़ें करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाए और स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम यूज़ में ले सकें। Stress affect our body, mind, emotions and behavior. It can lead to abnormal blood pressures and the figure and sleepiness, low immunity, head cheese and much more. It can impair our decision making and cause nightmares and unclear thinking. It can also cause irritability, lack of concentration, lack of confidence and list in the long. Everyone experiences stress at one point to another in their life. However, it is very important to know knowing how to effectively manage one's stress will help improve their health and mood. Along with the immunity, people who let stress overcome them are to risk of developing serious health and psychologically students are extremely susceptible of the dangerous effect to stress can cause. कि जनरली आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की नीड क्यों है, लेकिन इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने से लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को यूज करने से पहले इस इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आखिर स्ट्रेस से हमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो बड़ा आप ये जानते होंगे कि आज दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां अगर हिंदी वर्ड माना जाए तो चिंता से है। इसीलिए कई बार कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, बट हम इस चीज़ को जानते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कई बार अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइंड को सेट नहीं कर पाते और वो चीज़ हमारे माइंड में फिट हो जाती है और हम कई बार स्ट्रेस में फंस जाते हैं, और इसी स्ट्रेस की वजह से आज हमारी बॉडी बहुत डैमेज होती है। उस केस में कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई बीपी हो जाती है। जनरली आपने देखा होगा कि कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनकी गोलियां खानी पड़ती है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिसका पैसा नहीं है वो भी दुखी है। तो कई सारे इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ की वजह से आज हमारा जो मेंटल लेवल है वो डाउन होता जा रहा है।
हमें सब कुछ आता है, सब कुछ कर सकते हैं, बट इस स्ट्रेस की वजह से हम प्रॉपर्ली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते और कई बार हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं या बीमारी हमारे बॉडी को हार्म करती है। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए, या स्टूडेंट लाइफ में भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट लाइफ में कई सारे बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट के केस में सुसाइड कर लेते हैं, या जो प्रॉपर रिजल्ट हमें चाहिए रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें कुछ टर्म या कुछ कंडीशंस या कुछ इस तरह के ऑप्शंस यूज़ में लेने चाहिए जिससे हम स्ट्रेस को दूर कर सकें। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक टेक्निक आती है, दैट इज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती क्या है, इसका यूज क्या होता है? हाउ डू वी रिड्यूस द मैनेज स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? द की इज टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ हाउ टू इंटरप्रेट एंड रिएक्ट टू सर्कमस्टेंस। This awareness will be developed coping techniques for managing stress. The more self-aware you are, the awareness of how change of dealing with the situation will be stronger. You would know your most important properties like this: examine your expectation, live a healthy lifestyle, learn to believe that change is inevitable, take action-oriented approaches, emotions-oriented approaches, support network, try to arrange. कुछ ऑप्शंस हम यूज ले सकते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है एग्जामिन योर एक्सपेक्टेशन, कि आज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप जो चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, जो आप परचेज करना चाहते हैं, उन चीज़ों को पहले आप अपने आप में एक्सपेक्ट करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर उनकी लिमिटेशंस आपके पावर के अंदर आ रही है तो आप ठीक हैं, अदरवाइज उनकी ज़्यादा आप उसके लिए एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपके माइंड में नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। तो अपने एक्सपेक्टेशन मैनेज करना चाहिए। लाइव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि हमें हमेशा हेल्दी लाइफ स्टाइल रहनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ है, बट हम दौड़ रहे हैं, हर चीज़ को पाने के लिए दौड़ते जा रहे हैं और खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। तो उस केस में हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण है, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है। लर्न टू बिलीव दैट चेंज इज इनवाइटेबल, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, कि जनरली हमें अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में कितनी एबिलिटी है, मैं क्या बन सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई और आदमी जो कर रहा है वही आदमी मैं भी करना चाहूँ। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी कैपेसिटी है। आज अगर कोई पर्सन 10 घंटे काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 घंटे ही काम करना है, बट 10 घंटे आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कि टेक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेस, मैनेजिंग योर टाइम, योर एक्सपेंसिव वर्कलोड कैन ओवरवेलम यू, इफ़ यू मैनेज योर टाइम रिड्यूस स्ट्रेस, क्रिएट ए वर्किंग एरिया ऑफ योर सेल्फ, कि जनरली हमें अपने काम को डिवाइड करके चलना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए। अगर हम ओवरबर्डन वर्क कर रहे हैं तो हमें अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग मैनेज भी करना पड़ेगा। अगर हम बॉडी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी और कई बार हम उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेस में फंस जाएंगे। इमोशंस ओरिएंटेड अप्रोचेस, कि समटाइम स्ट्रेस कैन बी कोज बाय द वे यू परसीव ए सिचुएशन, यू आर चेंज द वे यू थिंक, बी मोर पॉजिटिव, अनफॉर्मेशन ऑफ ओवरकम शॉर्ट टर्म नेगेटिव थिंकिंग, कि जनरली हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, गलत धारणाएं, जैसे हिंदी में कहते हैं गलत धारणा आ जाती है, और हम किसी का, हमारा कोई काम नहीं होता तो हम नेगेटिव थॉट को माइंड में फिट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। अगर ये चीज़ें माइंड में होंगी तो जो काम आपको आता है वो काम भी आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। सपोर्ट नेटवर्क, नेक्स्ट टाइप होता है सपोर्ट नेटवर्क। यूज़ योर फैमिली, फ्रेंड, टीचर एंड प्रोफेशनल लाइक काउंसलर्स एज ए सपोर्ट सिस्टम, कि हमें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, फ्रेंड से बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं और अपने अंदर उठते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और ये चीज़ हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्क करती है। इसलिए हमारी बॉडी कई बार डैमेज हो जाती है और हम अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ट्राई टू अरेंज फॉर इंटरप्टेड टाइम टू कंप्लीट टास्क दैट यू नीड योर अननीडेड अटेंशन, टेक सम फॉर ड्यूरिंग विच यू कैन थिंक यू आर रियली एंजॉय। कई बार अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम को बीच में छोड़कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आपको एंजॉयमेंट प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं कि आप उस काम को लेकर चलते जा रहे हैं तो ज़्यादा ही स्ट्रेस में पड़ जाएंगे और बॉडी डैमेज होगी, इसलिए उसको मैनेज करके चलना चाहिए। Learn to say no your friends, it does not fit in your time schedule. Setting limit can minimize the other people priority need to dictate how you spend your time. Generally आप जब फ्रेंड्स से बात करते हैं तो उनसे बात करते रहना चाहिए और बात करते रहते समय उनसे इस तरह से डिस्कशन भी करना चाहिए कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या मैं भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, या कोई फ्रेंड अगर अपने आप को मैनेज करके चल रहा है तो वो स्ट्रेस में क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का वर्क अगर सेम है तो वो स्ट्रेस नहीं ले रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आखिर क्या रीज़न है। तो इन चीज़ों को हमें
एक्सेस करके चलना चाहिए, तभी हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और हमें बॉडी भी डैमेज हो जाएगी। इसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टू बिल्ड योर डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेस वी कैन ऑल्सो एड द फॉलोइंग टू डेली रूटीन। मैं इसको डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि जनरली जब आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कम करना चाहते हैं, स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में यूज करना चाहिए, जिनसे हम अपनी बॉडी के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यूज़ टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, फिजिकल रिलैक्सेशन, हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, मेडिटेशंस वगैरह करना चाहिए, जिससे माइंड साइलेंट हो सके, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हैव ब्रेक इन द बिटवीन टू कैच योर ब्रेथ, टेक ए फ्यू स्लो डीप। जनरली कुछ ऐसी मेडिटेशन टर्म्स होती है, कुछ कंडीशंस होती है, कहीं आप जा रहे हैं या आपको स्ट्रेस हो रहा है तो माउथ में एयर भरकर आपको थ्रो करना चाहिए, या फिर जनरल मेडिटेशंस करने चाहिए, योगाज वगैरह करने चाहिए, जिनसे आपका माइंड साइलेंट होगा और साइलेंट होने पर हमारा स्ट्रेस भी कम होगा। तो स्ट्रेस को कम करने का अगर सबसे अच्छा तरीका है तो वो है मेडिटेशन प्लस योगा। जनरली आप जानते होंगे कि आज कोविड की वजह से कई सारे पर्सन सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली कंडीशंस हैं या जो उनकी प्रोफेशनल कंडीशंस वगैरह हैं वो चीज़ें बहुत डाउन हो चुकी है। तो इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमारे मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने भी यही चीज़ सजेस्ट की है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड लेना चाहिए प्लस मेडिटेशन और योगा वगैरह करना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ हो। अगर इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा तो हम बॉडी को कैप्चर तो करेंगे, साथ साथ माइंड को भी साइलेंट रख सकेंगे। तो इन चीज़ों को हमें खासकर यूज़ में लेना चाहिए। कुछ और टर्म है कि हॉलीडे विद फैमिली, फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना चाहिए। स्ट्रेचेज टू रिलीव स्ट्रेस, जनरली हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ जाके माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, अपनी बातों को भूल सकते हैं। देन वापस जब रिटर्न होंगे तो हमारा माइंड अगर फ्रेश होगा तो हम जो वर्क करना चाहते हैं उस वर्क को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस को कम करने के बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। doorway stretch, perform this stretch while standing in a doorway. It will help release transition in the chest and front of your shutdown. Stand the doorway with your feet slightly. जनरली ये चीज़ें यहाँ पर ये आइडेंटिफाइड करना चाह रही है कि हम अपने स्ट्रेस को किस किस तरीके से कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के अलावा आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लोगों से फ्रीली बात करना चाहिए, परिवार के साथ बैठना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक या लाइट म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, आपका माइंड अगर वर्क नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉकिंग पे जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। इस तरह से इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे हमें फ्रेश एयर मिलेगी और फ्रेश एयर मिलने पर हम अपने इंटरनल जो हमारी मेन पावर है वो इफेक्टिव बनेगी और पॉजिटिव वे में डिफाइन होगी, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम होगा और हम इजीली उसे ऑपरेट कर सकते हैं और अपने वर्क को परफेक्टली कंप्लीट कर पाएंगे। दैट इज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन आता है, इस चैप्टर का नेक्स्ट सेशन आता है, दैट इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट। इसी फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन आता है, दैट इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट। कि अगर हम किसी वर्क को इंडिपेंडेंटली करते हैं, हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कई लोग ये चाहते हैं कि मैं अकेला काम करना चाहता हूँ, मैं दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहता और सारा क्रेडिट मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है। लेकिन कुछ एबिलिटीज़ ऐसी क्या हैं कि अगर हम अकेले काम करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, अपने आप को कैसे सामने शॉप कर पाएंगे, या हमारी स्ट्रेस को हम कैसे कम कर पाएंगे। तो वही चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं सेशन 2 में कि इम्पोर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। One of the ability that most of us should cultivate in us our independence. In this session, we will discuss the importance of ability to work independently. It is altogether a different learning process. You might find that the principles of here are the foundation of lifelong learning, professional growth, development, and in the long term may help you to career success and satisfaction. These strategies will help you stay in a good state in your life, no matter what your choice to career might be. This learning will help you learn how to become a self-motivated, self-independent individually.
कि जनरली आज हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं और सेल्फली सारा काम करना चाहते हैं। इससे में क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं, तो कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं कि हम अगर सेल्फ मैनेजमेंट या अपने बेस पर कोई काम करेंगे या हम खुद का ही वर्क करेंगे, तो हम अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, तो उससे हमें कई सारे अप्रिशिएशंस मिलेंगे, हमारी जो इंटरनल मैन पावर वो इंक्रीज़ होगी, प्लस हम अपने आप को साबित कर पाएंगे, जनरली अपने आप को शो ऑफ कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स में यूज़ में लिए जाते हैं। टीम टू क्रिएट ग्रेट रिजल्ट, टीम मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ईच अदर वीकनेस एंड शेयर ब्लड एंड पर्सपेक्टिव्स। टीम वर्क एट डूइंग ए वर्क इन विद द रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ बट इज द ओनली वे। कि जनरली ये नहीं कहते कि टीम वर्क कम है या टीम वर्क के थ्रू ही हमें सक्सेस मिल सकती है। तो टीम वर्क हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हमें उसके थ्रू हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीम वर्क में हम अपनी एबिलिटीज़ को कहीं पर शो नहीं कर पाते, किसी को समझा नहीं पाते। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हम अगर सेल्फ वर्क कर रहे हैं तो हमें कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड होंगे और अपने आप को हम प्रूव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, वी ऑल यूजुअली prefer our own style of approach towards anything that you are doing, while something like to work on the where some enjoy working in the team. Even if you work independently, you can still have the ability to work with others. So it's added advantage to learn being the independent worker. When you work independently, you can your own methods and techniques of getting the job done. The added restriction here getting the entire credit to success. कि जनरली अगर हम किसी टीम वर्क के साथ में काम करते हैं तो सारा क्रेडिट जो है वो टीम के साथ में मिलता है, तो वहाँ पर हमारी जो एबिलिटीज़ है वो शो नहीं होती है। तो अगर हम अपनी एबिलिटीज़ को शो करना चाहते हैं, वो सारा क्रेडिट अगर हम खुद गैदर करना चाहते हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, जिससे अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल टूल है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या क्या इंपॉर्टेंस है। डू यू फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग I love to work alone. I do understand the advantage of teamwork, but I love the independent. कि जनरली ये नहीं कहते कि टीम वर्क गलत है या टीम वर्क के थ्रू हमें एडवांटेज नहीं है, बट हम अगर इंडिपेंडेंटली अगर वर्क करते हैं तो हमें कई सारे एडवांटेज मिलते हैं। You become an efficient planner, you become a more responsible, things get completed quickly, there are less chance of conflict to no outside pressure, you get all the praise and get full credit, you are boss, you are such much easy to focus, you decide that you do, how to do, when to do। जनरली बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। वो एडवांटेज हमें मिलते हैं कि सारा काम हम खुद कर रहे हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सारी चीज़ें मेरी है, ये चीज़ मैंने बनाई है, मुझे सारा क्रेडिट मिल रहा है। तो इस तरह से हमें इंटरनली एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हम अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं या अपने आप को ही कोई क्रेडिट दे सकते हैं, जिससे अगर हम एक काम कर लेते हैं तो दूसरा काम करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा एक मेन पावर इंक्रीज होता है। इसीलिए कई बार हमें इंडिपेंडेंटली वर्क करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। लेट अस नो डिस्कस ए फ्यू एडवांटेज ऑफ वर्किंग इंडिविजुअली इन डिटेल, कि जनरली अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं तो इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या होता है, यू आर द बॉस। मेन पॉइंट मिलता है कि यू आर द बॉस। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज सीन टू बी द बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग आंसरेबल टू मोर देन योरसेल्फ। यू कैन चूज द वे यू विश टू वर्क, वन इज द फुल चार्ज ऑफ योर गोल। जनरली सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आई एम द बॉस, कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम मेरा है, मैंने बनाया है, सारे डिसीजन मैं लूँगा, मैं इसका मेन पावर मेरे पास है। तो हम अपने आप को बॉस मानते हैं, ये चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। एफिशिएंट प्लानर, अगर हमें कोई काम करना है तो सारी प्लानिंग मैं करूँगा, कोई और नहीं होगा, तो अपने आप को क्रेडिट दे सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ वर्किंग इंडिपेंडेंटली वुड हैव बेटर नॉलेज ऑफ हाउ थिंग डन, how much time is would take and they know ability and time to slot, and how can you status the journey, the give you a cue to planning and also change the course of action in the way। जनरली जितना भी हमें प्लान करना है, जो भी हमें चीज़ बनानी है, वो सारी चीज़ें मेरी है, मुझे उस वर्क को कंप्लीट करना है तो मैं उस वर्क को कैसे कंप्लीट करूँगा, सारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह मेरा है। तो ये चीज़ें क्या होती है, प्लानर के लिए यूज़ आ जाती है कि हम अपने आप को प्लानर बना सकते हैं। प्लानिंग के बाद इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनमें एक होता है ईजी टू फोकस। वाइल वर्किंग इंडिपेंडेंटली इट इज़ ईजियर टू कंक्रीट प्रॉपरली, द इंटरप्रिटेशन आर लेस व्हेन इन ए ग्रुप द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। कि जनरली जब आप ग्रुप में वर्क करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, सारी जो परमिशन से वो आपके पास नहीं रहती है, तो आप अपने लेवल पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, सारे डिसीजंस आपके हैं, सारी प्लानिंग आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है,
आप इजीली फोकस कर सकते हैं, आप किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। नो आउटसाइड प्रेशर, इफ़ यू आर वर्किंग अलोन देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम एनीवन टू डू द जॉब इन द सर्टेन वे। जनरली आप जब वर्क कर रहे हैं तो किसी और का कोई इंटरप्रेशन नहीं होगा, सारा काम मेरा है, मैं करूँगा, मेरे डिसीजंस हैं, मैं इसे ऑपरेट करूँगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेशर मिलती है। मोर क्लैरिटी, सिंस देयर इज ओनली 1 पर्सन डूइंग द जॉब so the task can be accomplished more efficiently and promptly as has better knowledge of how things are। जनरली आपने देखा होगा कि टीम वर्क में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि अगर उस टीम वर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं है, तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होने के केस में कई बार टीम वर्क हमारा प्रॉपरली वे में डिफाइन नहीं हो पाता। कुछ पर्सन्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, कुछ पर्सन प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और हमारा वर्क कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, खुद ही सिंगल पर्सन ने जो सारे काम को संभाल रहा है, खुद ही कर रहा है, तो सारा नॉलेज मेरा है, सब कुछ मुझे करना है, तो किसी और का इंटरप्रेशन नहीं होगा, तो मैं उस वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। इसलिए मुझे डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल क्रेडिट एंड एक्नॉलेजमेंट के सारा क्रेडिट मेरा है, सब कुछ मुझे करना है, सारी नॉलेज भी मेरी है। एंटायर जब इन योर ऑन यू आर गिफ्टेड विद द एंटायर क्रेडिट एट द कंप्लीशन, कि अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सारा नॉलेज या सारी गिफ्टेड या जो भी ब्लेसिंग वगैरह है वो सारी ब्लेसिंग मेरी है। Become independent, one definitely learn to think and make own choice, hence you learn to be a decision maker and gradually you are learned in the independent worker। कि अगर आप सेल्फ ऑन बेस पर वर्क करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, प्लस आपके पास उस चीज़ को कंप्लीट करने का प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। चैलेंजिंग इशू आता है कि इन केस वेरी चैलेंजिंग, सम टाइम वन कैन रन आउट ऑफ आइडियाज एंड कैन हेल्प यू टू ब्रेथ ऑन द योर ऑन इज आस्किंग क्वेश्चन लाइक हाउ कुड आई गेट दिस डन इन द बेटर मैनर। कि अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ तो इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरे पास नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्लस नॉलेज के साथ साथ मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल भी अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपके पास नहीं है, बट अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो आपको कोई ऑपरेट कर सकता है या आपको कोई गाइड कर सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें खास ध्यान रखनी चाहिए कि हम कैरियर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ में हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर हमें वर्क करना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, अदर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। इसी टॉपिक के बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डज इज रियली मीन टू बी इंडिपेंडेंट। कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या चीज़ें आनी चाहिए, मुझे क्या नॉलेज होना चाहिए। It means becoming self-aware, self-monitoring and self-controlling. Knowing the behavior about the need to be done, be a leader and take initiative or waiting to be told what to do. Perform at your best without the need to external padding. Taking ownership in your mistakes, refusing the let self-doubt, negative emotions or lack of support get you on track. कि जनरली जब आप सेल्फ बेस पर वर्क करते हैं तो इस चीज़ में आपके पास कुछ इंटरनल पावर होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं तो आप कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली अवेयरनेस से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस refers to your knowledge and understanding of yourself, your views, your values, emotions, beliefs, perceptions, biases, knowledge, abilities, motivations, interest, dislike, weakness, etc. कि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए आपको अपने आप में अवेयर रहना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मैं फेस कर सकता हूँ या प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस कर सकता हूँ, या मैं डरूंगा नहीं, अपने आप को मैनेज करके रखूँगा। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस में आ जाएं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सम गुड क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट योर योरसेल्फ दैट माइट हेल्प यू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। डू यू एंजॉय वर्किंग इन द लैब और ऑन द फील्ड? व्हाट डू यू लव रीडिंग द मोस्ट? डू यू एंजॉय टॉकिंग अबाउट योर वर्क? जनरली ये चीज़ें हमारे साथ ऑपरेट होती है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को पढ़ना पसंद होता है, कई लोगों को लिखना पसंद होता है, कई लोगों को उससे बातचीत करना पसंद होता है। तो ये चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो हम अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये है कि हमें सेल्फ अवेयर रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कि जनरली जो सेल्फ अवेयरनेस होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस।
There could be a variety of thoughts about the types of self-awareness, but we broadly divide into two, internal और external. कि self awareness जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है internal awareness और दूसरी होती है external awareness. तो फर्स्ट आता है इंटरनल अवेयरनेस। तो इंटरनल अवेयरनेस में होता है नोइंग योर स्ट्रेंथ, नोइंग योर वीकनेस, नोइंग योर इमोशनल ट्रिगर्स, नोइंग योर थॉट्स। कि जनरली इंटरनल अवेयरनेस का मतलब होता है कि वही पर्सन सेल्फ इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है जिसके पास खुद का मैनेजमेंट हो और जिसकी एम इंक्रीज हो, प्लस जिसका मेन पावर डेवलप्ड हो। अगर किसी पर्सन का मेन पावर डेवलप नहीं है तो पर्सन कभी परफेक्टली वर्क नहीं कर सकता या इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। जिसके माइंड में स्ट्रेस चलता है या जो ज़्यादा चिंता में रहता है तो वो पर्सन कभी बातचीत नहीं कर सकता या इस तरह का वर्क नहीं कर सकता। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या इंडिपेंडेंटली एज ए लीडर वर्क करने के लिए हमें 2 तरह की अवेयरनेस की टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। एक होता है इंटरनल, कि आप इंटरनल कितना परफेक्ट है, आप कितना चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या स्ट्रेंथ आप में कितनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और अपने आप से साइड हो गए, तो वो इंटरनल अवेयरनेस नहीं होती है। हमें उस चीज़ को अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके रखना चाहिए। सम क्वेश्चंस नो यू अबाउट इंटरनल सेल्फ कुड बी, कि जनरली अपने आप से हमें कुछ बातें करनी चाहिए, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। वेयर डू फील एनर्जाइड, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर नेचुरली ड्रॉन टूवर्ड्स। कि जनरली हम ये चीज़ें ओरली या वर्बली हम कई बार लोगों को कहते हैं या बात करते हैं कि हर आदमी का अपना नॉलेज होता है, हर आदमी का अपना एक एम होता है, प्लस हर आदमी का अपना एक सेल्फ पावर होता है। उस पावर के बेस पर हमें अपने आप से क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए कि मैं इंटरनली कितना परफेक्ट हूँ या अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं हर काम को खुद कर सकता हूँ और इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। सेकेंड अवेयरनेस होती है एक्सटर्नल या सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड अवेयरनेस होती है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि द सेकंड कैटेगरी एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल व्यूज अस। Research show that the people who know how others see them are more skilled at showing empathy and talking other perspectives. It was assumed that the people who were high in an area of self-awareness would be high on the other, but the turned out not being the case. In fact, in the truly rare to find someone who has proficient in the both types of self-awareness. Sometimes people who have a fair idea about their internal words might be incapable of seeing themselves and others to see. Sometimes we tend to either overestimate and underestimate the options to another. कि जनरली एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग ये होता है कि जनरली हमें जिस तरह से अपने आप को इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वैसे ही हमें एक्सटर्नली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरों की बातों को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं और किसी से बात नहीं कर पाते या डर जाते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलेंगे और अकेले काम करेंगे तो कई बार कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बट कुछ लोग आपको ड्रॉबैक निकालेंगे और आपको डिक्रीज करेंगे। तो उस केस में हमें अपने आप को पावरफुल बना के रखना है, अपने आप को मैनेज करके रखना है, तभी हम प्रॉपर्ली वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई रोल नहीं है तो हम अपने आप को अवेयरनेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकते। Theoretical party, when it comes to internal external self-awareness, it is attempting to value one over the other, but we need to actively work on both seeing ourselves, clearly getting feedback to understand how others see us. कि जनरली हमें दूसरे लोग किस वे में देखते हैं या किस तरह से हमसे बात करते हैं, इन चीज़ों का हमारे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप को परफेक्टली मैनेज करना है और अपने आप को दूसरों से परफेक्टली वे में डिफाइन होना है। नेक्स्ट होता है सेल्फ मोटिवेशन की सेकंड टेक्निक होती है सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेकंड टेक्निक होती है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट इफेक्टिव मेथड टू कीप मूविंग अहेड एंड कन्वर्ट द थॉट्स इनटू एक्शन। इट ड्राइव यू टू वर्क टूवर्ड योर गोल्स, पुट एफर्ट इनटू सेल्फ डेवलपमेंट एंड अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट। कि सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे साथ गलत हुआ है तो हम अगर स्ट्रेस में हैं तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि यू कैन डू इट। जो भी आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं उन चीज़ों को आप अपने आप को सोच सकते हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। Some people are highly self-motivated while some need a nudge and the reward is the talent in the order to move and perform। कि जनरली कुछ पर्सन से होते हैं जो अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दूसरे के बोलने पर अपने आप को मोटिवेट करते हैं।
It is important to note that the self motivation generally derived by intrinsic. In the motivation that come from the within to the achieve, that come from your sincerely waiting to achieve, one can also be derived by external motivation that derived to achieve, that come from the waiting the external rewards like money, power, status and recognize. कि जनरली कुछ मोटिवेशंस हमें इन चीज़ों से मिलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे अंदर पावर है, हम बॉडी से फिट हैं, तो ये चीज़ें अपने आप को मोटिवेट करती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इन चीज़ों को डिक्रीज़ भी करती है। कई लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत डाउन हो जाते हैं, तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, अपने आप को बताना चाहिए कि मेरे पास जो है वो सफिशिएंट है, प्लस मैं कभी किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब वो काम कर सकता हूँ जो दूसरे भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे या आपका जो इंटरनल जो मेन पावर है वो अगर डिक्रीज़ है, तो आप कभी भी एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क नहीं कर सकते, प्रोफेशनली वर्क नहीं कर सकते। इसी सेल्फ मोटिवेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ मोटिवेशन इज ईजी टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट सम एग्जाम्पल, कि हम कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु ओनली कंप्लीट्स हिज और होमवर्क व्हेन ही इज पेरेंट रिमाइंड nag and ground his or the failures to complete is not self motivated, but the student who completes his or homework with no padding because he she want to learn and success to become self motivated। कि जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना वह होमवर्क खुद करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क पेरेंट्स के कहने पर करते हैं। अगर बच्चा खुद अपना होमवर्क कर रहा है तो सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे ये वर्क करना है, बट कई लोगों को हमने देखा होगा कि पेरेंट्स एक फोर्स करते हैं कि बेटा ये वर्क कर ले, वर्क कर ले, वर्क कर ले, या किसी और की पनिशमेंट से या डांट से जनरली जो आप माने, तो उन चीज़ों पे अपने आप को मोटिवेट करते हैं और उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, बट वो मन से नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। The person who only goes to the gym when his or friend go there, not the self-motivated, but the one who set the early alarm and schedule time to get the gym, whether anyone to encourage him or not the self-motivated। कि जनरली कुछ लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाने के लिए दूसरों को देखकर जाते हैं कि वो जा रहे तो मैं भी जाऊँ, मेरे फ्रेंड जा रहे तो मैं भी जाऊँ, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो दूसरों को देखकर जा रहे हैं। बट अगर खुद आदमी जाना चाहता है सेल्फ मोटिवेटेड, तो वो खुद अलार्म भरेगा और सुबह जल्दी उठेगा और अपना काम खुद करेगा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, की आखिर सेल्फ मोटिवेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है या इसका मेन बेनिफिट क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि द सेल्फ मोटिवेशन इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी आर सर्टेनली कैपेबल ऑफ गेटिंग थिंग डन इन द फेस अदर एंड नीड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। इन अदर वर्ड्स, doing thing because we feel we have to do done certainly does ignite the passion that derive creativity and excellence. Not only do we generally do better work when we are self-motivated, we are also better able to cope with the stress and simply happier when we do with the love doing। कि जनरली सेल्फ मोटिवेशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारा जो वर्क होता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अगर हम सेल्फ मोटिवेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने आप में स्ट्रेस में रहते हैं, अपने बात नहीं कर पाते, सामने नहीं जा पाते। अगर आप अपने आप को ही इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्किल ऑफ बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड बी लर्नड। क्या सेल्फ मोटिवेशन हम कुछ सीख सकते हैं? यस, हम बहुत सारा सीख सकते हैं। हम अपने आप को गोल को डिसाइड कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर्स हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सेल्फ मोटिवेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मोटिवेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ रेगुलेशन। तो बेटा सेल्फ रेगुलेशन का मीनिंग ये होता है कि वाई डोंट वी जस्ट टू एग्जैक्टली व्हाट वी फील लाइक डूइंग एंड व्हेन वी फील लाइक डूइंग। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू माइट बी द वर्किंग टू आस्क ऑल द एडल्ट्स अराउंड यू, कि वाई डोंट वी जस्ट टू एग्जैक्टली व्हाट वी फील लाइक, कि जो हम सोचते हैं वो नहीं करना चाहते, व्हेन वी फील लाइक डूइंग। दिस इज अ क्वेश्चन दैट माइट बी द आस्क ऑल द एडल्ट्स अराउंड यू। You would love to eat cake and pizza for breakfast and you would love to sleep hours and not to the school. But why do you get up in the time, go to school and no cake and pizza for breakfast? The answer is self-regulation. It is very important skill, but it is also something we generally do without thinking much about the basically controlling on self. There are two specific types of self-regulation. Self-regulation का मतलब होता है कि जनरली जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हम अपने ऑन बेस पर कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर या जनरली अपने आप को शो करने के लिए कर रहे हैं या बताने के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज ए सेल्फ रेगुलेशन। वाई डोंट यू जस्ट एग्जैक्टली व्हाट वी फील लाइक, जो हम सोचते हैं वो चीज़ हम करते हैं, तो वो रेगुलेशंस हैं। सेल्फ रेगुलेशन कि हमें अपने आप को इससे मोटिवेट करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे करनी है।
अगर आप सेल्फ रेगुलेशन नहीं देंगे तो आप वर्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएंगे। देयर आर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, दो तरह का होता है, एक होता है बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन, एक होता है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। Behavioral self-regulation is the ability to act in our best interest, consistent with our dependents' values. It was allow us to feel one way to act another. If you have a overdid getting up and going to school in the morning, but you remembered your goals, got up and did your duty, you displayed effective behavior and self-regulation. कि एक होता है behavioral self-regulation. Behavioral self-regulation का मतलब होता है कि behavioral self-regulation is the ability to act in our best interest. कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, किसी के कहने पर नहीं, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ और मुझे जो पसंद है वो मैं चीज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कहलाती है सेल्फ रेगुलेशन। कि जैसे मुझे स्कूल जाना है तो कोई मुझे बोलेगा नहीं कि स्कूल जाओ, मैं अपने आप उठूँगा, अपने तैयार होऊंगा और अपने स्कूल चला जाऊँगा। तो ये चीज़ कहलाती है सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें बिहेवियरल कि मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मुझे स्कूल जाना है। नेक्स्ट होता है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। ऑन द अदर हैंड, emotional self-regulation involves control of your emotions. If you are ever made yourself calm down and we are able to take yourself on the bad mood, then you have certainly displayed effective emotional self-regulation. Next होता है emotional self-regulation. इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जनरली जब आप किसी चीज़ को नहीं करना चाहते, बट आप किसी के सामने अपनी उस चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं बट वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो अपने अंदर ही रखते हैं और अपने इमोशन में रहते हैं, तो उस रेगुलेशन को हम कहते हैं सेल्फ इमोशनल और सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट होता है कि द इमोशनल, हाउ डू वी लर्न दिस स्किल, कि हम इस स्किल को कैसे लर्न कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑन लर्निंग। इट कैन हैपन इन 3 सिंपल स्टेप्स: प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। Your task, setting goals and create a timetable. A student in this stage, you have opportunity to work on yourself. Assessment, learn how to pick the best strategy for success. When you have put the plan into the action, you monitor it closely. Here is the stage you student get experience in implementing the strategy you choose. As a student, reflecting on how to do task, what to do, give you a chance to improve, alter to replace with a new strategy. कि basically जिस तरह से हम इंडिपेंडेंस का यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को भी मोटिवेट करना चाहिए, प्लस मोटिवेशन के अलावा अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन में डिफाइन करना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन के बेस पर 2 तरह के इमोशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एक होता है बिहेवियरल, एक होता है सेल्फ मैनेजमेंट या इमोशनल। तो इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से सीख सकते हैं? तो हमें सब चीज़ों को प्लानिंग करके चलना चाहिए, अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव बनाना चाहिए, दूसरों को देखकर इन चीज़ें सीखनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ यू डिड टू टास्क, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चीज़ आपको देखनी चाहिए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दूसरों को देख के चीज़ सीखनी चाहिए। तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ मोटिवेशन के बेस पर नहीं चलती है। आज हमें अगर कोई बिजनेस करना है तो थोड़ा इमोशनल भी रहना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल बन जाएंगे कि हम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो गलत है। तो हमें मार्केट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को इन चीज़ों को सीखना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रेगुलेशन एंड द मोटिवेशन टू सक्सीड। Motivation and self-regulation go hand in hand. Both are clearly entwined. Motivation is one of the factors that determine how well we are able to regulate our emotions and behavior. कि basically motivation and self-regulation दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले ऑप्शंस हैं। मोटिवेशन से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और सेल्फ रेगुलेशन से हम मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर हमारा बोलने का तरीका सही है, हम काम करने का तरीका सही है, बट हमारा नेचर अगर डिफेक्टिव है या हमारा नेचर प्रॉपर्ली नहीं है, तो हम कभी किसी से बातचीत नहीं कर सकते। इसी तरीके से अपने को मोटिवेट करना और सेल्फ रेगुलेशन दोनों ही एक दूसरे के हैंड टू हैंड चलने वाले वर्क हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम सीख लेते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो वही चीज़ें समझाना चाह रहे हैं कि हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो भी सक्सेसफुल पर्सन है, बट अगर हम इक्वली या इंडिविजुअली वर्क करना चाहते हैं तो भी हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन इंडिविजुअली वर्क करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उन ऑप्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रॉपरली कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या खुद का बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो लाइफ जीने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनमें हमें कम्युनिकेशन तो आना ही चाहिए, बट कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें अपनी सेल्फ पावर को या अपना सेल्फ का जो मैनेजमेंट है उससे प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कई बार हम स्ट्रेस में फंस जाएंगे और स्ट्रेस में फंसने के बाद हम अपने वर्क को कभी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे और इनको समझने की कोशिश करोगे। यही मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है ICT, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं। जिन चैप्टर को मैं वापस रिकॉल नहीं करूंगा, इसकी PDF में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद को करने हैं और MCQs वगैरह आपको नोटबुक के अंदर उतारने हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है ICT चैप्टर, वो चैप्टर हम रीड आउट नहीं करेंगे। वो सारा चैप्टर जो हम अभी तक सब्जेक्टिव पेपर में पढ़ चुके हैं, वो कभी मैटर है, आप इनको एक बार रीड आउट करेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे और ऑन लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।